दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन एक काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसकी वजह से हर अगले दिन कोई ना कोई नई रिसर्च पब्लिश होती ही रहती है जो हमारी साइकी और बिहेवियर के बारे में कुछ नया फैक्ट बताती है। और आज हम ऐसे ही 11 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जिसकी मदद से इस वीडियो के खत्म होते ही आप अपने बारे में कुछ नई चीजें सीख चुके होंगे। नंबर 11, आप जिस तरह से दुनिया को देखते हो यह डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मूवी या फिर टीवी शो देखते हो। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्टिव वाली टीवी शो और ज्यादा न्यूज देखते हैं वो लोग दुनिया में होने वाले सीरियस क्राइम को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, और इस तरह के शोज उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि दुनिया एक काफी डरावनी जगह है और वो उसमें विक्टिम्स हैं। जबकि जो लोग ज्यादा कॉमेडी या फैंटेसी पर बेस्ड शो या मूवीज देखते हैं वो दुनिया को ज्यादा पॉजिटिवली देखते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट इस बात को कंफर्म करता है कि जो कुछ भी मीडिया हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं वो हमारे वर्ल्ड व्यू को पॉजिटिवली या नेगेटिव इफेक्ट करने की ताकत रखता है। नंबर 10, हमारी सोच और हमारे दिमाग की चीजों को समझने की एबिलिटी हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड निस्बेट ने अपनी बुक द ज्योग्राफी ऑफ थॉट्स में बताया है कि किस तरह से एशियन कंट्रीज के लोगों के मेंटल प्रोसेस अलग होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों से। यानी दोनों कल्चर की फिलोसॉफी, सोशल स्ट्रक्चर, रिलेशन और एजुकेशन सिस्टम काफी अलग है, जस्ट बिकॉज दोनों जगहों पर रहने वाले लोगों को अलग अलग तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। किसी वजह से एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, जापान, कोरिया या चाइना के लोगों की थिंकिंग और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच ज्यादा होलिस्टिक होती है और वो अनरिलेटेड दिखने वाली चीजों में भी छिपे हुए पैटर्न को ढूंढ पाते हैं। जबकि वेस्टर्नर की थिंकिंग ज्यादा एनालिटिकली होती है और वह हर ऑब्जेक्ट को बाकी चीजों से अनरिलेटेड और सेपरेट मानते हैं। ऑथर ने बुक में एग्जांपल देते हुए बताया है कि कैसे अगर आप वेस्टर्न लोगों को एक फोटो दिखाओ तो चांसेस हैं कि वो उस फोटो में मेन ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जबकि एशियन कल्चर में बढ़े हुए लोग फोटो के बैकग्राउंड और उसके कॉन्टेक्ट पर फोकस करेंगे कि उस फोटो का ओवरऑल मैसेज क्या है। नंबर 9, हम एक समय पर सिर्फ 150 लोगों के साथ ही क्लोज रिलेशन रख सकते हैं। ये फैक्ट एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी से निकल कर आता है, जहाँ पर रिसर्चर हमेशा से यह जानना चाहते थे कि हर सोशल ग्रुप में जनरली कितने मेंबर्स होते हैं। और इसे पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने हर जानवर के दिमाग का साइज और उनके रिलेशनशिप के बीच का कनेक्शन ढूंढा, और तब पता लगा कि हमारे एंसेस्टर्स के सोशल ग्रुप हमेशा छोटे और उनके आपस में रिलेशनशिप टाइट रहते थे। सब लोग एक दूसरे को जानते थे और ग्रुप का सर्वाइवल बढ़ाने के लिए एक दूसरे की मदद करते थे, और ये ग्रुप बहुत लंबे टाइम तक 100 या 150 मेंबर के ऊपर कभी गया ही नहीं। यही रीजन है कि क्यों हम भी अब तक लिमिटेड लोगों के साथ ही क्लोज कनेक्शन बनाने के लिए वायर्ड। नंबर 8, हमें यह लगता है कि हम डिसीजंस काफी सोच समझकर लॉजिकली लेते हैं, पर इस साइकोलॉजिस्ट बताती है कि हम अपने ज्यादातर डिसीजन अनकॉन्शियसली लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक नया फोन खरीदने की सोच रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि वो फोन आपकी हर नीड को पूरा कर सके, उसका प्राइस आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही आए और उसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी रिलायबल हो। आपकी कई अनकॉन्शियस बस्ती होती है जो आपको बोलती है कि आप वही प्रोडक्ट खरीदो जो आजकल ट्रेंड में है। या फिर अगर आप हमेशा से यह बोलते आए हो कि आपको छोटे फोन्स पसंद है तो आपका दिमाग आपको इस स्टोरी के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए पुश करेगा। नंबर 7, जब भी हमें एक रूल बहुत स्ट्रिक्ट लगता है या फिर जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, तब हमारा मन करता है कि हम सिर्फ वही रूल नहीं बल्कि बाकी रूल्स भी तोड़ने लगे। साइकोलॉजिस्ट्स हमारे इस बिहेवियर को बोलते हैं रिएक्टेंस। यह हमें बताता है कि क्यों किसी पर भी गुस्सा करके और उन्हें फोर्स करके अपनी बात मनवाना कभी इफेक्टिव नहीं होता। हम दूसरों की बात सिर्फ तभी मानना प्रेफर करते हैं जब हमें लगता है कि हम वो काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। नंबर 6, हम हर जिंदा लाइफलेस चीज में ह्यूमन फेजेस ऑफ फैमिलियर पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे कई बार हमें बादलों में एक शक्ल या फिर कोई जानवर दिखने लग जाता है। जिन लोगों को इसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं पता वो ऐसे पैटर्न को चमत्कार मानने लग जाते हैं, पर साइकोलॉजी में यह फिनोमिनल काफी वेल नोन है और साइंटिस्ट बोलते हैं कि पैराइड्यूलर इवोल्यूशन की वजह से हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट भी अपने एनवायरनमेंट में दूसरे इंसान, जानवर या काम आने वाले औजार ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से इनसे मिलते जुलते पैटर्न भी हमारे दिमाग को ऐसे सिग्नल देते हैं जैसे हमें असली में कोई इंसान या जानवर दिखा। नंबर 5, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट और पक्की मेमोरीज गलत है। अगर मैं आपसे आपके स्कूल का पहला दिन, आपकी फर्स्ट किस या फिर किसी एक्सीडेंट के बारे में पूछूं तो चांसेस हैं कि आप झट से उस मेमोरी के बारे में बता दोगे, पर रिसर्च के हिसाब से आपको इन मेमोरीज का ज्यादातर हिस्सा इनएक्यूरेटली याद है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारी सबसे पक्की मेमोरीज को फ्लैश बल्ब मेमोरी बोलते हैं, पर इस तरह की मेमोरी भी एरर से भरी होती है
और यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा काम होता है अपनी मेमोरी से ऐसी जरूरी इंफॉर्मेशन निकालना जो फ्यूचर में काम आ सके, जिसकी वजह से आपको ज्यादातर ये याद नहीं रहता कि आपके पास्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, बल्कि आपको ये याद रह जाता है कि आपने उस इवेंट को कैसे इंटरप्रेट किया था। नंबर 4, जनरली हमें वो गाने सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो हमने अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में सुने थे, और ये इसलिए होता है क्योंकि गाने सुनते टाइम हमारे दिमाग डोपामीन और उसके जैसे ही अच्छा फील कराने वाले केमिकल रिलीज कराता है, और 12 से 22 साल की उम्र के बीच हमारा डेवलपिंग ब्रेन इन केमिकल्स को और भी ज्यादा मात्रा में पैदा कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें हर चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है, और तभी अपनी लाइफ के इस दौर में हम अपनी म्यूजिकल मेमोरी पर काफी ध्यान देते हैं और सालों बाद भी उन्हीं पुराने गानों को पसंद करते हैं। नंबर 3, आप अपने आप को फूड, सेक्स और डेंजर पर अटेंशन पर करने से नहीं रोक सकते। आपका ये बिहेवियर आपके दिमाग के सबसे पुराने हिस्से से आता है और हमें जिंदा रखने के लिए वो हर समय अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर पा रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे खा सकता हूँ, इसके साथ सेक्स कर सकता हूँ या मुझे इससे कोई खतरा है। सर्वाइवल के इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि खाने के बिना हम मर जाएंगे, सेक्स के बिना हम अपनी स्पीसीज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर हमारी जान खतरे में है तो पहले 2 क्वेश्चन तो मैटर ही नहीं करते। नंबर 2, हमें दूसरों पर पैसे खर्च करने में ज्यादा खुशी मिलती है बजाय अपने ऊपर खर्च करने में। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अपने पसंद की चीजें लेना और खुद को प्रायोरिटाइज करना ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का एक जरूरी हिस्सा है, पर साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि यह सच नहीं है, क्योंकि दूसरों पर खर्च करा पैसा हमें अपने बारे में अच्छा फील कराता है। हम ऐसे दूसरों के आगे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और काइंड दिखते हैं, और इसके साथ ही दूसरों की मदद करने से हमारे सोशल रिलेशनशिप भी इंप्रूव होते हैं। और साइंस इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि हमारी लॉन्ग टर्म खुशी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अच्छे रिलेशनशिप ही होते हैं, न कि ये पैसा या फिर उससे खरीदी हुई चीजें। नंबर 1, ब्रांड्स और लोगों को अलग तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं जब आप दुखी या फिर डरे हुए होते हो, क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं तब हम ज्यादा इम्पल्सिव बन जाते हैं। हम नई और रिस्की चीजें ट्राई करने में कम हिचकिचाते हैं और पैसे भी ज्यादा खर्च करते हैं, पर जब हम सैड फील कर रहे होते हैं तब हमें कुछ फेमिलियर चीज चाहिए होती है और हम नई तरह की चीजों से दूर रहना प्रेफर करते हैं। ये चीज आइसक्रीम फ्लेवर से लेकर मूवीज तक कुछ भी हो सकती है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारे ये बिहेवियर हमारे डोपामीन लेवल पर बेस्ड होता है। जब भी हमारे दिमाग में डोपामीन ज्यादा होता है तब वो हमें ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड बना देता है, और तब हमें अननोन इन्वायरमेंट में जाने से कम डर लगता है। एक पार्टी के बारे में सोचो कि कैसे जब आप खुश होते हो तब आप ज्यादा ड्रिंक करते हो और कुछ खा भी लेते हो, पर जब आपका डोपामीन कम हो जाता है, जैसे एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद, तब आप अपनी पुरानी हैबिट पर ही फोकस करते हो। अपने इन्हीं इमोशंस की वजह से शॉपिंग करते टाइम आप उन ब्रांड्स को खरीद जिन्हें आप पहले से ही जानते हो।